बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ढंडोरा पीट रही है कि उसके साथ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है। वावेला मचाया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी को आम इंतखाबात की दौड़ से बाहर किया जा रहा है। ऐसा दावा तारीख से कोई नाबल्द ही कर सकता है, क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ हो चुका है उसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ खुशकिस्मत जमात है कि 9 मई जैसे रियासती हमले के बावजूद निज़ाम इस जमात के पीछे डट कर खड़ा है। अदालतें हो या मीडिया, महवर तहरीक इंसाफ ही है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तहरीक इंसाफ की हर दरखास्त VIP प्रोटोकॉल के साथ सुनी जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आउट ऑफ द वे जाकर के भी PTI रहनुमाओं को सदाएं दे रहे होते हैं और वो वकील रहनुमा बाहर मीडिया पर लाइमलाइट बटोरने में मसरूफ होते हैं। ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान PTI के वकील रहनुमा से पूछ रहे होते हैं कि आप कल किधर चले गए थे, हम तो आपको यहां ढूंढ रहे थे। ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि जनूबी पंजाब के लोग पेशावर हाई कोर्ट जमानत लेने जा पहुंचते हैं और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आधी रात को इंसाफ प्लेट में सजाए अपनी अदालत लगा ले और पूरे सूबे की इंतजामिया को हुक्म जारी कर दे कि मुल्जिमा भले ही 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमलों में बराहे रास्त मुलव्विस हों, उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा भी पहली बार ही हो रहा है कि हाई कोर्ट फरीकैन को सुने बगैर ही तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सादर फरमा दे और फिर अपनी गलती तस्लीम कर ले कि खुद ही अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर हो जाए। जी हाँ, ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन बन जाए और वो सारी शिकायत जिनका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से हो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही हों और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस PTI को यकीन दहानी कराएं कि आप एक बार इलेक्शन कमीशन जाएं तो सही, अगर आपका मसला हल ना हुआ तो हम हैं ना। ऐसा पहली बार महसूस हो रहा है नाजरीन कि इंसाफ आपकी दहलीज पर का मुहावरा जैसे लिखा ही तहरीक इंसाफ के लिए गया। उधर तहरीक इंसाफ पर कोई आफत आती है, इधर झट से दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। इंतखाबी निशान पहले भी छीनते रहे हैं, पीपल्स पार्टी से तलवार का, और उसके बाद हमने देखा कि नून लीग से तो शेर का निशान छीनकर पूरे सेनेट का स्ट्रक्चर ही उधेड़ कर रख दिया गया, मगर बल्ले का इंतखाबी निशान वापस होने पर यह तासुर दिया जा रहा है कि जैसे पता नहीं कोई कयामत आ गई हो। जी हाँ, यह भी पहली बार हो रहा है कि पार्टी के अपने कारकुन दुहाइयां दे रहे हैं कि मिलॉर्ड इंट्रा पार्टी इलेक्शन ढोंग है, मिलॉर्ड इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा है, मगर हमारे मुनसिफ और इनकलाबी तज्जियाकार बता रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, इलेक्शन तो बिल्कुल ठीक हुए। हम इस तरह बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेके भला पार्टी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मुल्क की तारीख में नाजरीन पिक एंड चूज हमेशा से हो रहा है। हमने ये भी देखा है कि अगर साहिल का नाम नवाज शरीफ हो और सवाल नाअहली की मुद्दत का हो तो हमारी यही सुप्रीम कोर्ट फरमाती है कि चूंकि आइन में कहीं नहीं लिखा है कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी तो इसे ताहयात तसव्वुर किया जाए। इसी अदालत के सामने अगर साहिल इमरान खान आ जाए और अपने घर का NOC जाली जमा कराए, रंगे हाथों पकड़े भी जाए, तो उसके हाथ में सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है। जी हाँ, हमने ये भी देखा है कि 9 मई की मुल्जिमा जरताज गुल हो तो अदालतें आधी रात को भी लग जाएंगी, मगर बात फरियाल तालपुर और मरियम नवाज के झूठे केस में तज़हीक आमेज गिरफ्तारी की हो तो यही निज़ाम इंसाफ, जी हाँ यही निज़ाम इंसाफ वो शुतुरमुर्ग बन जाता है जो खतरा देखकर अपना मुंह रेत में छुपा लेता है। मान लीजिए कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक सियासी जमात मुसलसल रियासत को ललकार रही है और पूरा निज़ाम इंसाफ इसके पीछे खड़ा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक सियासी जमात रियासत के वजूद को ही अपने लीडर के साथ मशरूत किए बैठी है और पूरा निज़ाम इसका सहूलतकार बना हुआ है। सूरत हाल फिर भी यह है कि जो जज रिलीफ दे वही ठीक है, वरना सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। सरताज गुल को रिलीफ देने पर तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तारीफों में जमीन आसमान एक किए हुए हैं,
मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ पीटीआई ट्रोल्स ने बाकायदा महाज संभाल लिया है। आज हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल राना एहसान अफजल खान साहब ने, रहनुमा है PMLN के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है वेरी ऑनरेबल सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी महमूद मौलवी साहब, रहनुमा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। राना साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हो। आजकल वैसे ही नून लीग का काल पड़ा हुआ है, मतलब शो पर तो आ जाते हैं लेकिन फ़ोनों पे, वो इसलिए क्योंकि सबको अपने हलके की फिक्र है। वो अलग बात है कि अभी बाकायदा तौर पर लिस्टें तो नहीं सामने आई हैं, बाकायदा तौर पर हलके भी सामने नहीं आए हैं। सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान चैप्टर का जो सरप्राइज़ है वो हम सबको दिया गया कि बलूचिस्तान चैप्टर में से किन किन लोगों को आपने सीट्स और टिकट्स अलॉट किए हैं। लेकिन सर, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, आप अपने हलके में होंगे, लेकिन मैं आपको लाहौर का बता देती हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी, नाम तो सुना होगा ना आपने, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो लाहौर में मौजूद हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरी जन्मभूमि है, मैं अपनी जन्मभूमि से लड़के दिखाऊंगा, ना सिर्फ लड़के दिखाऊंगा बल्कि आप लोग को शिकस्त दे करके दिखाऊंगा। तो सर, फिर कैसा लगेगा आपको अगर अपनी जन्मभूमि पर बिलावल भुट्टो जरदारी, वो वाले बिलावल जिनको आप लोग कहते हैं कि ये तो सिंध की पार्टी है, ये तो कराची की पार्टी है, वो अगर आपको आके लाहौर में और पंजाब में हरा गए तो मज़ा तो नहीं आएगा आपको, है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो वेलकम करते हैं पीपल्स पार्टी को, और हम तो पहले दिन से उनको कह रहे थे कि बजाय रोने के और इल्ज़ाम लगाने के आप मुकाबले पे आएँ, फील्ड पे आएँ। तो हम तो खुले हाथों से पीपल्स पार्टी को वेलकम करते हैं, और बिल्कुल पता लगेगा कि लाहौर किसका जो है वो गढ़ है और किसका कंट्रोल है अवाम पे लाहौर के अंदर। इंशाल्लाह ताला PMLN ही सीट निकालेगी वो। बाकी ये भी हमें सुनने को आ रहा है कि बहुत बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं बिलावल साहब वहाँ जो है एक्सपेंडिचर करने के लिए, ताकि यहाँ से कोई अच्छी वोट ले सकें। तो हमें तो कोई फिक्र नहीं है जी, हम वेलकम करते हैं पीपल्स पार्टी को। और अच्छी बात है, पैकेज से मतलब राना साहब क्या है कि हल्के के ऊपर पैसे लगाने हैं जी। जिस तरह पिछली दफा भी इसी हलके से गालिबन उन्होंने अच्छे वोट लिए थे, तो काफी एक्सपेंस उन्होंने किया था वोटर्स के ऊपर। ये मैंने सुना है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हम वेलकम करते हैं हर लिहाज से। नहीं, ऐसे नहीं राना साहब, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिश्वत दी थी, उन्होंने वोट खरीदे थे, आप ये कह रहे हैं? देखें, काफी ज्यादा खर्चा वगैरह किया था एडवर्टाइजमेंट पे, लोगों को अपनी तरफ रागव करने के लिए। तो ये खबरें निकली थी ना, मैं तो पुराने हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि पहले भी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि बहुत ज्यादा खर्चा किया पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के ऊपर। तो मैं नून लीग से ज्यादा ना आज कुछ पीटीआई साउंड कर रहे हैं कि इल्जाम लगा दें, सबूत है कोई नहीं, मुझे वीडियो भेजे। सहर कामरान है, मैं अब भी वीडियो चलाती हूँ कि बिलावल ने वोट खरीदे, बिलावल ने जो है पैसा खर्च किया, वो भी गलत तरीके से। यार तो फिर ये पीटीआई वाली हरकतें तो ना करे ना, पहले ही पूरे मीडिया पे पीटीआई छाई हुई है। अपनी इंडिविजुअलिटी मत लूज करे राना साहब, नून लीग हो तुसी, नून लीग हो। नहीं, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ जी, मैंने तो वेलकम किया है। मैंने तो ये भी कहा कि मैंने सुना है कि ये प्लानिंग है, तो हम हर लिहाज से वेलकम करते हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है, वो आए और इंशाल्लाह ताला उनकी जमानत जब्त होगी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, जमानत इनकी जब्त होगी, ये आपका क्लेम है। चले एक और सवाल का जवाब देते हैं, फिर मैं एक ही दफा आगे शहर के पास जाती हूँ। वो चैलेंज भी कर रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंट बड़े हैं बिलावल, मुझे समझ भी आ रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मियाँ साहब ने इलेक्शन कैंपेनिंग ना इलेक्शन के बाद कर रही हैं। तो ऐसे में जब मियाँ साहब नहीं निकलेंगे तो बिलावल तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि बिलावल ने इलेक्शन कैंपेनिंग ना इलेक्शन से पहले करनी है। बिलावल ये चैलेंज दे रहे हैं नवाज शरीफ को और इमरान खान को। ठीक है, अब खान साहब की पार्टी का तो कोई है नहीं, आजकल कोई मिल ही नहीं रहा, लेकिन नवाज शरीफ की बात मैं आपसे कर लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ या इमरान खान के अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो लड़काना में आकर के मेरे मुकाबले पे इलेक्शन लड़कर दिखाएं। वैसे चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, एक्सेप्ट कर ले, मैं तो कहती हूँ कर ले, मजा आ जाएगा। देखें, ये किसने कहां से लड़ना है, अब तो नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल हो चुके हैं। अगर लाड़काना से नहीं हुए फाइल तो ये तो फिर अब मुमकिन नहीं है। तो जहां जहां से फाइल हुए हैं वहां से मीडिया ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका है कि मियां साहब और बाकी दीगर जो हमारी क़यादत है वो कहां से इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन देखें, इलेक्शन के अंदर पहले पीपल्स पार्टी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोती रही, और हम उनको कह रहे थे कि आप फील्ड में आएं, अपना काम करें और मुकाबला करें हमारा। हमें खुशी है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि खुशी है कि अब उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जामात लगाना बंद कर दिए हैं। इस पे भी ताजुब है कि उसकी क्या वजह है, और पहले क्या वजह थी लगाने की, और अब क्या वजह है कि वो रुक गए हैं।
और अब लेकिन हम इसको वेलकम करते हैं कि वो कोई इलेक्शन कोई थोड़ा हौसला उनको हुआ है और वो समझते हैं कि वो मुकाबला कर सकते हैं, तो ठीक है, इस जेस्चर को हम दाद देते हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। बिलावल के अगेंस्ट 127 में कौन है लाहौर में, कोई है? मतलब मुझे तो उड़ती उड़ती खबरें मिल रही हैं, आपके पास कंफर्मेशन होगी, बताएं कोई कौन है कैंडिडेट? अभी तो मैं अपनी सीट के ऊपर भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकता, तो वहां ओहो, मैं ये कैसे। क्या बात कर दी आपने राणा साहब, क्या बात कर दी। 33 दिन, जी, मतलब जी, 33 तो अभी दिन। मुझे तो लगता है मुझे आपके लिए अपील करनी पड़ेगी। मैंने शो आपके साथ क्या करना है, मैं तो अपील करती हूँ, मियाँ साहब टिकटा दबो, मियाँ साहब टिकटा कड्डो, मियाँ साहब टिकटा दबो आज तो टिकटा आज कड्डो। आज या कल में उम्मीद है कि टिकट्स अनाउंस हो जाएंगे, आज या कल के अंदर इंशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है कि इलेक्शन से पहले ही अनाउंस हो जाए, वरना मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ पीटीआई और बिलावल के ऊपर ही शो करके हम खत्म कर दें। अच्छा जी, सहर बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए आपका, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर। सर वैसे मुबारक हो, आपका नाम मैं देख रही थी कि एमएनए के लिए भी है आज इस दफ़ा की लिस्ट में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक गैप के बाद अगर प्रायोरिटी वाइज लिस्ट की एक्सेप्टेंस हो जाती है, इतनी सीटें आपको मिल जाती हैं, तो आप भी फिर एमएनए बन करके आप दोबारा पार्लियामेंट में आएंगी, तो उसके लिए आप पेश की मुबारकबाद ले लें। लेकिन मुझे ये बताएं कि मैंने आपको मुबारकबाद लाहौर के हलके की देनी है कि नहीं देनी, मैंने आपको लाड़काना के हलके की देनी है कि नहीं देनी, बिलावल कहाँ से जीत रहे हैं और कितनी लीड से जीत रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से लाड़काना में तो मुझे लीड की बात करनी चाहिए ना, जितनी आप कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज कर रहे हैं मियाँ साहब को, इमरान खान साहब को, तो लाड़काना में तो जीत हार की बात ही नहीं होनी चाहिए, उधर तो होनी चाहिए कितनी लीड है भाई आपकी, कोई है, कोई 20, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार, कोई लाख 2 लाख वोटों की लीड होगी आपकी। बहुत शुक्रिया बिनीश, आपका शुक्रिया मेरे लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर की जीत के लिए और लड़काना के लिए मैं बिल्कुल कबूल करती हूँ। इंशाल्लाह जो है 8 फरवरी को हम ये दिखाएंगे कि जो है पीपल्स पार्टी की जो काविशें हैं, जो अवाम के साथ राब्ते हैं, वो हमारी एक, हम पीपल्स पार्टी की अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। राइट। और हमारे नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जिसकी कल तौसीक सीईसी ने भी कर दी है, तो इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी को हम वजीर आज़म पाकिस्तान देखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं राना एहसान साहब, पीपल्स पार्टी एक पैकेज लेकर आई है, तो पैकेज हमारा मंशूर है। वो पैकेज जो है इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का वो एजेंडा है, वो 10 नुकाती प्रोग्राम है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एड्रेस किया है, ठीक है। और अब वो जो इंट्रोड्यूस किया है, वो जो पैकेज है उसका हमारे पास बुनियादी ढांचा मौजूद है। अगर हम बात करते हैं जो है इनकम में इंक्रीज की, तो पीपल्स पार्टी जब भी इक्तदार में आई है तो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, और अब जो है 5 साल के अंदर इंशाल्लाह दुगनी आमदनी होगी। इसी तरीके से अगर हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं या फ्री इलेक्ट्रिसिटी की, तो सिंध के अंदर हमने मुतबादिल एनर्जी के जो जराए हैं उनके ऊपर काम किया है। सोलर एनर्जी के जरिए जो दूर दराज के गांव देहात है वहां पे दी है इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी को कामयाबी के साथ जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। थर के अंदर जो है कोयले से बिजली पैदा हो रही है और नेशनल ग्रिड में जा रही है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट जिनकी बुनियाद जो है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिखी थी, उनसे भी जो है वो बिजली जो है वो पैदा हो रही है, उसको हम आगे लेके जाएंगे। मैंने मंशूर सुना है, लेकिन सहर मैं स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछूं तो बिलावल अपनी तकरीर में स्पेसिफिकली लाहौरियों के लिए क्या ऑफर कराएंगे, मतलब वो क्या कहेंगे कि ये कहेंगे कि मैं लाहौर को कराची बना देता हूं, ये ऑफर करेंगे वो? बीनिश, मुझे ये अफसोस होता है कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं सिंध और कराची के बारे में। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है सेहत का जदीद तरीन और मुफ्त निज़ाम सिर्फ सूबा सिंध में है, और स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है, चाहे वह NSCVD की बात कर लें या जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ द कॉस्ट उसको कहें, आप जो है वो ट्रॉमा सेंटर की बात करें, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात करें, हर जगह मैं समझती हूँ कि इस बात को सब जो है तस्लीम करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि सेहत का बेहतरीन निज़ाम जो है वो सिंध के अंदर है। इसी तरीके से थर के ऊपर हम स्टेटमेंट सुनते हैं, जी वहाँ बच्चे मरते हैं, देखिए वहाँ पे NED का कैंपस है, वहाँ पे जदीद तरीन हॉस्पिटल है, वहाँ पे खवातीन जो है वो आपको डंपर ट्रक ड्राइवर भी मिलेंगी और इंजीनियर्स भी मिलेंगी। एक खवातीन एम्पावरमेंट पे बहुत काम हुआ है। इसी तरीके से जो है ये कहना कि जी सिंध के अंदर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, नेबरहुड डेवलप हुआ है, पार्क डेवलप हुए हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें जो है सिंध के अंदर है। हमने जदीद तरीन बसें मुतारिफ कराई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस मुतारिफ कराई हैं, खवातीन के लिए पिंक बसेस मुतारिफ कराई हैं। तो ये पीपल्स पार्टी ने सैलाब और बारिशों के दौरान आप देखें सिंध वाहिद सूबा था जिसने न सिर्फ
बर वक्त बहाली की, बल्कि लोगों को डैमेज शुदा घर बना के भी दिए और उनकी मिल्कियत भी दी। ठीक है। हमने बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया और ये वो एक जो- सोशल प्रोटेक्शन का नेटवर्क है। ये जो उसमें बिलावल वज़ीर साहब आज़म का भी थे। इस दफा का लाहौर का हल्का है शहर, इस हल्के के ऊपर पिछली दफा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था और बहुत अपने वसाइल का इस्तेमाल किया था। उन वसाइल का इस्तेमाल किया था कि अपनी प्रमोशन, अपनी कैंपेनिंग में खूब पैसे खर्चे थे, लेकिन उस टाइम पर भी पीपल्स पार्टी जीत नहीं सकी थी। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा थी, वो जीत करके दोबारा पार्लियामेंट के अंदर गई, और बल्कि मुझे याद है कि उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ उनके घर विजिट किया, बल्कि जो बदमज़गी हुई ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग, अली परवेज, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा के घर जा करके उन्होंने बाकायदा तौर पर अपॉलॉजी भी की। तो इस दफ़ा भी क्या मुबारकबाद, अपॉलॉजी, ये सिलसिला जारी रहेगा और इस दफ़ा क्या बाकी जीत जाएंगे उस हल्के से? लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा रवादारी की सियासत जो है अपनाती है। अगर कहीं किसी लेवल के ऊपर कोई बात हो जाती है, देखिए अभी भी आप ये देखें कि JUI जो है लड़काना के अंदर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बयानात भी देती है, सब देती है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पे विजिट किया है उनकी तरफ। ठीक है, इसी तरीके से खुशी गमी में रवादारी के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने एक म्यार रखा है और हम उसको निभाते हैं। ठीक है। देखिए बाकी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर आप 2013 की बात कर रहे हैं तो 2013 में जो है सिक्योरिटी सिचुएशन थी, 2007 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी, और 2018 के अंदर पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए बहुत रास्ते तंग थे, RTS सिस्टम फेल हुआ था। देखिए हम जो है इस वक्त जो है बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे पास एक यंग एनर्जेटिक क़यादत है जो मुतहर्रिक है। वो ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। लोग जो दावे करते थे बलूचिस्तान के KP के, उनके सामने अब फिगर्स आ गए हैं। उनको ये भी पता लग गया जिनको टिकट अवार्ड ओके जी, ओके मैडम, आई गॉट योर पॉइंट लाउड एंड क्लियर। जरदारी जीतेंगे भी और वजीर आजम बनेंगे। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आपको पॉइंट आ गया। मुझे जरा इजाजत दें, मैं जरा महमूद मौलवी साहब के पास भी जाऊं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को पीपल्स पार्टी ने भी डी लिफ्ट पे रखा हुआ है, तो भाई मैंने तो उनको अपने शो में लिफ्ट करानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी मैं उनसे बात ना करूं, मुझे आप अलाउ करें। महमूद मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद साहब, मैं जरा स्ट्रेस में हूं, मैं तो ये अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, टेंशन में आ गई हूं कि जब से मैंने बिलावल साहब का बयान सुना है। वो चैलेंज नवाज शरीफ और इमरान खान को कर रहे हैं, वो जहांगीर तरीन, चलें अभी उनका कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन वो अलीम खान वगैरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को चैलेंज ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप लोगों की प्रेजेंस को वो महसूस ही नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को मान ही नहीं रहे हैं कि आप एक पॉलिटिकल एंटाइटी हैं और आप लोगों ने भी कोई इलेक्शन लड़ना है। आप अपनी प्रेजेंस फील कराएं, आपको बिलावल की चैलेंज लिस्ट पे होना चाहिए। जी सर। देखिए बिलावल साहब बिल्कुल मेरे ख्याल से वो जो चैलेंज कर रहे हैं, अभी रूमर्स तो ये भी थी कल तक कि पीपल्स पार्टी और PMLN में ये 2 सीटें एडजस्टमेंट की बात हो रही थी कि PMLN को वो सपोर्ट करेंगे 242 से, और PMLN जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को सपोर्ट करेगी। लाहौर से ये भी खबरें कल TV मीडिया पे ही चल रही थी, ये तो मेरे ख्याल से मेरी बहन और वो भाई जो है वो मेरे ख्याल से वाज़ेह कर सकेंगे, ये कल मीडिया पे चल रही थी। देखिए जहाँ तक हमारा है, हम तो देखें इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी जैसे अपने अपने हल्के में लड़ेंगे, और जैसे बिल्कुल हम जो भी सीटें हम निकालेंगे वो वक्त बताएगा। उसकी वजह के वक्त से पहले जिसको बोलते हैं ना ढोल पीटने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और हम कराची में भी जो है और सिंध के अंदर हमने कोई 45 जो है हल्कों में जो है नुमाइंदे खड़े किए हैं। अब इसमें से देखते हैं कितने हम नुमाइंदे हम कामयाब कर सकेंगे। पंजाब में जो है इलेक्टेबल्स जो कि पहले PTI में होते थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो कि MNAs MPs हैं, ठीक है, वो जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसीलिए तो देखिए सीट एडजस्टमेंट अभी तक जो है PMLN से भी काफी बातें हो रही थी, वो इसलिए नहीं हो पा रही कि हम अपने लोगों को बिठा नहीं पा रहे। हम ये तो नहीं कह सकते ना अपने लोग जो हमारे पास आए कि जी इनको कि जी अब आप इलेक्शन ना लड़ें और PMLN को दें, और PMLN भी नहीं कह सकती अपने नुमाइंदों को कि जी आप इस सीट पे इलेक्शन ना लड़ें, आप IPP को दें। तो इसीलिए देखें आने वाला वक्त ही बताएगा, और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से सारी पार्टीज बिल्कुल ठीक है जी, वक्त जो है वो बिल्कुल बता देगा। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज आज की दे दूं, वो है जी नून लीग को पहला अदालती झटका। अब मुझे पता है आप तीनों पैनलिस्ट मुंतजर होंगे कि अब ये वाला कौन सा झटका है, बताती हूँ। एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दोबारा डिस्कशन के राउंड का आगाज करेंगे। विल बी बैक।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं कि जी राना एहसान साहब हैं, सहर कामरान साहिबा हैं, महमूद मौलवी साहब हैं। राना साहब मतलब कुछ अजीब सी सिचुएशन हो गई, अजीब सी इसलिए क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है पीएमएलएन तो करप्ट लोगों को एंटरटेन ही नहीं करना चाहती। पीएमएलएन जो है उसका तो एक मौक़िफ़ रहा है कि हम करप्ट नहीं हैं, हम तो बड़ी वज़ादार पार्टी हैं और लिहाजा जो करप्ट लोग हैं उनको वो एंटरटेन भी नहीं करते। मगर आज सूरत हाल कुछ अलग हो गई। नून लीग को जो पहला अदालती झटका मिला है, बलोचिस्तान की जो लिस्ट आई, कोई तकरीबन 43 लोगों की लिस्ट कल रात से सर्कुलेट करी है, डॉक्टर साहब ने भी वो ट्वीट किया। फाइक अली जमाली साहब है बलूचिस्तान से, उनको टिकट दिया नून लीग वालों ने। पता चला कि जी नैब से सजा याफ्ता हैं और जो लोग नैब से सजा याफ्ता होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ वो 10 साल तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये वो वाली सजाएं हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको बरकरार रखा कि हाँ भाई ये तो सर्टिफाइड करप्ट लोग हो गए। आप लोगों ने क्यों दिया भाई करप्ट लोगों को टिकट? अब ये ना बोलिएगा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। ये देखिए, बात ये है कि कैंडिडेट के पेपर्स एक्सेप्ट होते हैं या नहीं होते, ये तो ईसीपी का फैसला है। अगर किसी के ऊपर करप्शन का इल्जाम है और अगर किसी को कन्विक्शन हुई है तो फिर ये ईसीपी ने डिसाइड करना है कि वो कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ेगा भी या नहीं लड़ेगा। ऐसा कोई डेटाबेस पार्टी के पास नहीं होता जिसके अंदर हर आदमी का खाता खुला हो और पार्टी को पता हो कि ये इसके अपने पर्सनल मामलात क्या हैं या किस तरह के इल्जामात हैं। काफी दफा ये चीजें, इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती या कोई सेंट्रल डेटा बैंक पार्टी के पास नहीं पड़ा होता जिससे फौरन निकाल दें कि इस बंदे के ऊपर कितनी एफआईआर हैं या क्या है। लेकिन ऐसी अगर कोई चीज हाईलाइट होती है तो पार्टी के पास और ऑप्शंस भी होती हैं। हो सकता है पार्टी के पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो। बहरहाल ये जो आपने, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता जिनका आपने नाम लिया, अगर कोई इनके कोई ऐसे इश्यूज हैं और ईसीपी जो है उसकी नॉलेज में आ जाते हैं तो उनके पेपर मुस्तरद हो जाएंगे और उसकी जगह फिर हमारा जो नंबर 2 पे कैंडिडेट होगा उसको पार्टी टिकट अलॉट कर देगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी जो है वो जानते बूझते हुए ऐसे लोगों को प्रमोट करती अच्छा, है। ये तासुर यही जाएगा रान साहब, तासुर यही जाएगा कि जानते बूझते हुए, बिकॉज मेरे ख्याल से कि आपको याद हो या ना याद हो, मैं तो आपको याद करा दूं, नवाज शरीफ साहब खुद चल के बलूचिस्तान गए थे। वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको सेम टेबल पर बिठाया था। हम सब ने बहुत वाह की थी कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बड़ी हम्बलनेस का मुजाहिरा किया और उन्होंने सबको एक टेबल पर बिठा करके इस चीज़ का मुजाहिरा किया कि हम सब साथ साथ हैं, हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। सो मुझे तो यही लगा कि इतनी पूरी टीम जा रही है, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, उनके साथ पूरी टीम, शहबाज शरीफ साहब उनकी पूरी टीम, मरियम नवाज उनकी पूरी टीम, उन्होंने तो जांच पड़ताल की ही होगी। अब ये रोज़ 180H में इधर बिल्कुल ही लाहौर में मेरे ऑफिस के रोज़ाना का मेरा रास्ता है क्योंकि ऑफिस आने के लिए मुझे वहीं से गुजरना पड़ता है। डेली मीटिंग्स हो रही हैं, डेली इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो ये जांच पड़ताल ही होती है। तो बगैर चेक किए या आपने जमाली साहब का नाम डाल दिया या मतलब उनकी गारंटी बड़ी स्ट्रांग थी, चेक करके है कोई चेक तो किया ही होगा ना आपने। अगर ये चीजें हकायक देखें, अव्वल तो अगर ये जो कुछ आपने उनके बारे में बताया जमाली, अगर ये हकायक हैं तो फिर तो उनके पेपर ही एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। और अगर पेपर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये फिर जो इल्जामात हैं उनके अंदर जरूर कोई मसला होगा। चलिए जी, एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है कि अवाम की नुमाइंदा जमात सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है, अशराफिया की जमात सिर्फ और सिर्फ नून लीग है। देखिए, पीपल्स पार्टी ये वही पीपल्स पार्टी हैं और वही बिलावल भुट्टो साहब हैं जो शहबाज शरीफ की तारीफें करते थे, जो 16 महीने हमारे साथ जब मिलके चले तो कहीं उन्होंने डिसेंट, किसी फैसले के ऊपर उनको एतराज नहीं था। और ये वही पीपल्स पार्टी है जो कहती है कि मियां नवाज शरीफ की वजह से इंतखाबात डिले हुए, जबकि डिले करने की एक मेजर वजह सेंसस को नोटिफाई करना था जिसका वो हिस्सा थे। और ये वही पीपल्स पार्टी है, ये वो वाली नहीं है, वो 4P है जिसने कहा था कि 3P जो है वो गैर तजर्बाकार है और अभी इनको काफी कुछ सीखने को है। तो इनकी बातों को हम सीरियस लेते हैं लेकिन किसी हद तक, बहुत ज्यादा भी नहीं। तो बिल्कुल ये कहें मतलब कि वजह क्या है किसी हद तक बातों को सीरियस लेने का? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते। शहबाज शरीफ साहब के साथ तो वो ओके हैं, उनका तो बड़ा परफेक्ट वर्किंग रिलेशन है। बल्कि शहबाज शरीफ, एक मिनट मुझे मुकम्मल तो करने देना राना भाई। जो शहबाज शरीफ साहब है वो तो बल्कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के वजीर आजम थे। वो बात मियां साहब की कर रहे होते हैं। आप रीड बिटवीन द लाइंस करें, या तो आप मेरे शो में शरारत कर रहे हैं या तो आप खुलकर बात नहीं करना चाहते। वो स्पेसिफिकली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में बात करो। मैं आपको बता रही हूं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मियां साहब 188 से बाहर ही नहीं निकल रहे। देखें, मियां साहब 180, अब देखें कल हमने बलूचिस्तान के टिकट्स अनाउंस किए, आज कल परसों तक
पूरे पाकिस्तान में टिकट्स अनाउंस हो जाएंगे PMLN के कैंडिडेट्स के। उसके बाद हम एक डिटेल के अंदर हमारी मरियम नवाज भी जलसे करेंगी, शहबाज शरीफ भी जलसे करेंगे, मियां नवाज शरीफ भी जलसे करते हुए आपको नजर आएंगे, और हर डिवीजन के अंदर पाकिस्तान के हमारा जाने का प्लान है। तो ये देखें, बात ये अभी हमने कुछ 3,500-4 हजार लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। अभी एक बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। ये बड़ा अहम प्रोसेस था। अगले मरहले के अंदर अवामी राब्ता है, ग्रास रूट लेवल तक जाना है। और ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये जो बाकी दोनों पैनलिस्ट हैं ना, मैं इंडोर्स कर रही हूँ। मैं एज एन एंकर, एज ए पाकिस्तानी इस चीज को इंडोर्स कर रही हूँ, क्योंकि मियाँ साहब का नारा आप लोग लगाते थे, मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब नूं लग पता गया मैं किन्नू टिकट दवा किन्नू ना दवा। एक टिकट दोते 10-10 बंदे खिलोते हैं, किन्नू टिकट। वाकई मियाँ जदों आएगा उन्होंने लग पता गया है, वाकई उनको पता लग गया। बहुत मुश्किल मरहला था। मेरी हमदर्दियाँ ले आप, मेरी हमदर्दियाँ। सहर कामरान साहिबा, मेरी बात सुने। बिलावल साहब बातें बड़ी अच्छी करते हैं, मतलब उन्होंने कमाल बात की, कमाल पेशगोई की। ऐसी पेशगोई मेरे शो में एस्ट्रोलॉजर भी आते हैं ना, नहीं कर पाते। बिलावल मल्टी टैलेंटेड है। कह रहे हैं कि अक्सरियत मिली तो नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे। मतलब के अंदर से जो बिलावल की कन्विक्शन है, अंदर से जो आवाज आती है ना बिलावल की भी, वो भी यही है कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ। ऐसे ही है ना? सही पकड़ी है ना मैंने? देखिए, पीपल्स पार्टी का एक बहुत क्लियर पोजीशन है। इंशाल्लाह अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर उभरेगी। मैं तो राना एहसान साहब से पूछना चाहती हूँ कि भाई आपने बड़े गिले शिकवे किए, कहा कि पीपल्स पार्टी हल्के में एक्सपेंसेस कर रही है, तो क्या PMLN कोई एक्सपेंस नहीं कर रही है? ठीक है, क्या PMLN जो है वो ड्राइंग रूम के अंदर ही बैठी हुई है और कोई एक्सपेंस नहीं करना चाहती, और कभी कोई एक्सपेंडिचर किया नहीं है, या मतलब किसी से हम मांग के तो नहीं कर रहे। अगर कोई एक्सपेंस की बात करें, इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो एक्सपेंस होगा उसका हिसाब किताब हम इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। ठीक है, अब ये बताएं कि आपने सिर्फ इसलिए कि वो हल्का जो है उसमें पीपल्स पार्टी की अक्सरियत होती है, हल्के को नजरअंदाज किया है। यानी आपका जो है वो लाहौर और पंजाब जो है सिर्फ मोटरवे ही तो नहीं है ना, सिर्फ कुछ मखसूस इलाके तो नहीं है, बाकी की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए थी। तो आपको शायद गिला शिकवा करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, अभी इन्होंने बलूचिस्तान की लिस्ट अनाउंस की, तो किसी पे जो है ना अहली का की तलवार अटक रही है, और एक याकूब वजीर जो साहब है उन्होंने कहा कि जी मैंने तो नून लीग ज्वाइन ही नहीं की और मैं उनका टिकट कबूल ही नहीं करता। ये मराहिल अभी चलेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो नेक ख्वाहिशात है कि इलेक्शन की तारीख आने से पहले इनकी टिकटों के फैसले हो जाए, और ये जो होमवर्क हो रहा है, जो बहुत अरसे से हो रहा है, वो होमवर्क जो है वो मुकम्मल हो जाए। बाकी पीपल्स पार्टी आप ये देखें कि मुसलसल इलेक्शन मोड में है। हम वाहिद पार्टी थे जो इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे। अभी जो राना एहसान साहब ने कहा कि जी सेंसस का इशू था, देखिए बात यह है कि सेंसस का इशू था। पीपल्स पार्टी को उस वक्त एक जो हमारे सामने फिगर दिए गए थे, हम नहीं समझते थे कि कोई नई हल्का बंदियां में ऐसा कोई मसला होगा जिसकी वजह से इलेक्शन डिले किया जाए। अभी भी इलेक्शन की तारीख का जो ऐलान है वो अदलिया के जरिए हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तो बहुत बड़ा जलसा किया, मगर इलेक्शन के ऊपर कोई डिमांड नहीं की, कोई इसरार नहीं किया, और अभी भी लगता है कि किसी चीज के वो मुंतजर हैं। ठीक है, और बाकी जो इन्होंने कहा कि जी हम काबीना के हिसाब से, और हमने कोई एतराज नहीं किया, बिल्कुल हमने जो लेजिस्लेशन जहां पे हमारे तहफ्फुज़ात थे हमने बिल्कुल एतराज किया। जो माशी तौर पे मामला हल नहीं हो सके उसके ऊपर तो नून लीग के अपने अंदर से आवाजें आ रही है ना, उसके ऊपर हम तो जो बात करते थे, हम तो निशानदेही करते थे, हम जरूर करते थे, लेकिन जो मिफ्ता इस्माइल ने कहा इसहाक डार साहब के बारे में, जो मोहम्मद जुबैर साहब फरमा रहे हैं, वो चीजें रिकॉर्ड पर है, उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती। मैं ये कहूंगी कि राना एहसान साहब और नून लीग जो है जरूर उनकी क़यादत उन तहफ्फुज़ात को, उन बातों पे गौर करे जो कि उनके अपने अंदर से आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के पास जो वजारतें थी, पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, चाहे वो मौसमी तब्दीली की वजारत थी, चाहे वो वजारत खारजा थी, जो हमारे यंगेस्ट जो है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी थे, और उन्हें बहुत कम वक्त में पीपल विल डिसाइड दैट ऑन 8th कि हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल्स पार्टी कैबिनेट। बिल्कुल सही है जी, बात आ गई, यकीन रखते हैं हो गई बात आ गई। मौलवी महमूद मौलवी साहब के पास जाने दे। महमूद साहब, सर जी वो बिलावल ने आप लोगों के बारे में भी प्रेडिक्शन की है, मैंने कहा है ना कमाल बात करते हैं, एक एक जुमला उनका मोतियों में तोलने के बराबर है। एक और जो मोती झड़े हैं उनके मुंह से, वो फरमा रहे हैं
कि बिलावल की नवाज शरीफ और इमरान खान से मुतालिक पेशन गोई है कि या तो दोनों अहल होंगे या दोनों ना अहल होंगे। उनको अदलिया से बड़ी उम्मीद है, लेकिन सर इस उम्मीद में भी जहांगीर खान तरीन साहब का नाम नहीं है। तो जहांगीर खान तरीन साहब का नाम मैंने जोड़ दिया है। या तीनों अहल होंगे या तीनों ना अहल होंगे, ये तो सर टू मच ही हो गया, बहुत ही हल्का ले लिया उन्होंने। नहीं, मेरे ख्याल से देखें, वो अपने हिसाब से वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को जो है मतलब कर रहे हैं। मगर मेरा कहना ये, मैं आपको आज आपके शो के उसमें बता कि ये दोनों पार्टियां बैठ के फिर हुकूमत बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको आज बता दूं, आप ये नोट कर लें कि आने वाली हुकूमत में दोनों पार्टियां होंगी। और मैं जो देख रहा हूँ, मैं जरदारी साहब को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देख रहा हूँ और बिलावल साहब को वैसे मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं देख रहा हूँ। ये मैं आपको हाँ, या ये तो बड़ी जबरदस्त बात होगी महमूद मौलवी साहब, आपने जबरदस्त बात से मतलब है कितनी बड़ी प्रेडिक्शन आपने कर दी है। ये तो आगे बोले मुकम्मल कर लें, मैं फिर ब्रेक पे जाना चाहती हूँ। फिर इसी प्रेडिक्शन के ऊपर, ये महमूद मौलवी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की प्रेडिक्शन के ऊपर ही मैंने आगे आके बात करनी। महमूद साहब जरा जल्दी से मुकम्मल कर लें। देखिए एक चीज को ये दे, उसकी वजह मैं आपको बताऊं। देखिए जरदारी साहब बड़े और सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, कुछ अच्छे नहीं, कई सालों से, और वो अपने बिल्कुल कार्ड सही खेल रहे हैं। जहां तक देखें, आप ये देख रहे हैं कि देखें पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए एक दूसरे को बुरा भला बोलना मतलब रिवायत बन गई है, जो कि होना नहीं चाहिए। देखिए बात सब सेटल कर लेते हैं। देखिए अभी आप देखिए 18 माह में सबने बैठ के सेटल किया। तो मैं यही लोगों से दरखास्त करूंगा कि ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें जो कि थोड़े अरसे के बाद उनको वापस लेना पड़े। सही बात। आपने पहले देखा था कि PMLN पीपल्स पार्टी के लिए क्या कहती थी और पीपल्स पार्टी PMLN के लिए क्या कहती। हमें एक मैच्योर्ड जो है ना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लेके जाना चाहिए। उसकी वजह ये था कि लोग जो है, हम पॉलिटिशियंस पे तंज ना करें कि कल कोई कुछ कहता था, आज कुछ कह। लेकिन MQM के PMLN कुछ कहती थी, अभी MQM के साथ भी समझौता हो रहा है। अब अगर समझौता नहीं होगा फिर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। ये हमारी बदकिस्मती है। बड़ी अच्छी तजवीज़ है महमूद मौलवी साहब, आप हमेशा अच्छी तजवीज़ ही देते हैं कि ग्रैंड डायलॉग की तरफ बात करें, सब मिल करके एक अच्छे तरीके से जो है मैच्योर तरीके से जो है चीज़ों को हैंडल करें। बस ये जो आपने अभी जो प्रेडिक्शन दी है ना, आपने तो बिलावल को आउट क्लास कर दिया। मैंने इसी प्रेडिक्शन पे बात करनी है। रान साहब बस फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, आप पैनलिस्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को समेटते हैं। हाँ जी राणा साहब, मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ रहा है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं और आप लोग जो हैं वो जरदारी साहब के ऊपर तनकीद क्यों नहीं कर रहे हैं, और बिलावल के ऊपर भी आप हौला हाथ रखे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रेसिडेंट है वो जरदारी साहब को बनाना है। तो इसका मतलब है कि जरदारी साहब एंड नवाज शरीफ साहब की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम और जरदारी साहब दूसरी बार प्रेसिडेंट। अच्छा है, ठीक है, अगर आप लोग को सूट करता है तो। पर आवाम के लिए जी, I don't second this model. There should be a strong opposition. अगर ये सारी जमातें जाके बैठ गई गवर्नमेंट के अंदर तो वो रिजल्ट नहीं निकलेगा। I mean, जमहूरियत में गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों का किरदार है। नहीं, लेकिन मियां साहब तो सबको अपनी टेबल पर इसीलिए बिठाते हैं और वो बात यही कर रहे हैं, इंतकाम नहीं लेना, सबने साथ चलना है। तो हमें तो यही पता है मॉडल यही है, सब इकट्ठे बैठेंगे टेबल पे, हमें तो यही पता है। मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छी गवर्नमेंट तभी चलती है जब एक तगड़ी ऑपोजिशन हो, और अगर एक तगड़ी ऑपोजिशन ना हो तो फिर उस तरीके से गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस नहीं रहता। तो वो निज़ाम जो है ना, फिर ये एक नया निज़ाम होगा। अगर इस तरीके से चला काम तो उसका कोई इतने नताइज नहीं होंगे। मैं तो ये भी समझता हूँ कि PTI को भी चाहिए था कि नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन करते, उनका जो रोल था वो करते, लेकिन वो उन्होंने जो रास्ता लिया वो तसादम का था, वो टकराव का था, वो रियासत से लड़ने का था, वो नफरत की सियासत का लेकिन था। राणा साहब कोई 20-25 लोग होंगे नेशनल असेंबली में PTI के, जितने भी वकील की सूरत में ही हों, वकीलों की सूरत में, लेकिन होंगे। आप इतना डिसहार्ट ना हो, कोई ना कोई PTI से जरूर होगा। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि PTI ने जिस तरह की भी सियासत की है, बहुत बिल्कुल टेरिबल सियासत है उनकी रियासत के हवाले से। जिस तरह से उन्होंने रियासत के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ने की एक रिवायत बरकरार रखी और पैदा भी की है। लेकिन सर फिर भी आज के दिन भी अगर मैं बात करूं ना, पूरा दिन टेलीविजन चैनल्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, अदालतों में, हर जगह पर PTI छाई हुई है। मिसालें ज्यादा देने का टाइम नहीं है क्योंकि प्रोग्राम रैप अप भी कर रहा है। जरताज गुल की एग्जांपल दे देती हूं आपको
कैसे जरताज गुल 9 मई में शामिल थी, सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी पेशावर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया। रात को अदालत खुली, रात को गए, उनको जमानत दी, खाना खिलाया गया, ख्याल रखा गया। वीरेश, उसकी वजह है कि इस मुल्क की अदालतें जो हैं वो बॉटम 10 के अंदर रैंक करती हैं। अगर आप कैपिटल हिल के वाकयों को दें, वो भी बिल्डिंग थी, वहां लोग हमलावर हुए, उधर उसके अंदर तोड़फोड़ की, चीजें उठाई। आपको पता है 1000 बंदे को चार्जेस लगे, 350 को सजाएं सुना दी गई, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, ये मैक्सिमम जो सेंटेंसेस हुए। तो यहां आज 9 मई को कितना अरसा हो गया है, अदालतें कहती हैं गुड टू सी यू, अदालतें कहती हैं मासूम है, कोई थोड़ा सा रोता है तो उसको हम रिलीफ दे देते। देखें, यही तो फर्क है। वहां भी वो एक बिल्डिंग थी, एक सिंबल था, उस पे हमला हुआ, यहाँ 10 सिंबल्स पे हमला हुआ, लेकिन अभी तक कोई एक कन्विक्शन नहीं आई। यही वजह है कि हमारी जुडिशरी बॉटम 10 में है, और हम जो अदलिया को कहते हैं कि ये जो मिट्टी पाओ और आगे चलो का जो रिवाज है पाकिस्तान में, इसी की वजह से तबाही है। जहां पनामा में नाम नहीं था, वहां सजाएं सुना दी, और यहाँ 9 मई का वाकया जो सबने विटनेस किया, सब जानते हैं कि कैसे वहां तक पहुंचा मामला। पीटीआई के लोग गाड़ियों पे चढ़ के पतूने लहरा रहे थे, वहां कन्विक्शन नहीं है। यही तो अलमिया है इस मुल्क का। हाँ, बिल्कुल, ये अलमिया तो है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू मैं सहर से जानना चाहती हूँ। सहर, बिकॉज आप एक खातून है, और ऑब्वियसली एक वुमेन एलिमेंट आएगा ही, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे, जहां पर हर जगह पे ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, इवन ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया ऑल्सो। यानी कि मैं भी, एक तरफ हम ये देखते हैं सियासतदान है, लेकिन एक फीमेल सियासतदान भी तो है। एक फीमेल जनूबी पंजाब से उठ करके जा रही हैं पेशावर ऑल द वे, जस्ट बिकॉज कि जी उनको एक रिलीफ चाहिए, और फिर रात को, आधी रात को भी अदालत खोल करके उनको रिलीफ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात हुई, बिकॉज हमने इस तरह का रिलीफ मरियम नवाज के केस में, या फॉर दैट मैटर मैंने अपने इब्तदाई में बोला भी कि फरियाल तालपुर के केस में नजर नहीं आया था। रात को तो उनकी जेलें तब्दील हो रही थी। ये तो एक अच्छी रिवायत है, नहीं? देखिए बेनीश, पीपल्स पार्टी जो है वो अदालती फैसलों के अंदर जो है उस दखल नहीं देती। देखिए, बाकी मैं ये समझती हूँ कि हर शहरी की इज्जत और वकार होना चाहिए, और हर मुजरिम को सजा होनी चाहिए। ठीक है, अब सजा की नौयत जो है वो अदालतें डिसाइड करती हैं। हमने तो जो है ना बदतरीन, चाहे वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, उन्होंने बड़ी सख्त जिंदगी और सख्त जेलें देखी, सक्खर जेल से लेके आखिरी वक्त तक। और मैं समझती हूँ अभी जो राना एहसान साहब ये आपने बात की कि इंतकाम की कार्रवाई नहीं करेंगे, तो मैं कहती हूँ इस बात का बहुत शुक्रिया। हम तनकीद कर रहे हैं, हम कहीं इखलाकी लेवल से नीचे गिर नहीं रहे, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं कर रहे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो अपने लाहौर का जलसा किया था, उसमें उन्होंने पीटीआई की खवातीन के बारे में मैं समझती हूँ कि एक ऐसे कमेंट्स दिए थे कि उनको सूट नहीं करते। तो हम सियासत को, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गुर्बत के खिलाफ, हम बेरोजगारी के खिलाफ, हम महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम समझते हैं सियासत में आपका इख्तलाफ सियासी होना चाहिए, आपका नजरियाती होना चाहिए, मगर हम उसको इख्तलाफ को दुश्मनियों तक नहीं ले जाएं। कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। बड़ी जो है इसके लिए कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के तसलसल के लिए, ये अमल जारी रहना चाहिए, और हम यकीनन एक बेहतर पाकिस्तान देखें। और इंशाल्लाह ये कि किसने क्या बनना है, अगर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी को वजीर आजम भी हो और प्रेसिडेंट भी हो। अगर बाकी पार्टियों को ये मनसब मिल सकते हैं तो पीपल्स पार्टी को भी मिल सकते हैं, और मिले भी है 2008 में। पीपल्स पार्टी के अंदर एहलियत भी है सबको साथ लेके चलने की। और इस वक्त जो है बिल्कुल जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी नहीं, शहर मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अवाम मैंडेट देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे तो क्या सदर साहब, अगर आसिफ अली जरदारी का नॉमिनेशन हुआ तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब सदारत का ओहदा नहीं लेंगे? कहेंगे नहीं, वजीर आजम बिलावल नहीं बना तो मैंने नहीं बनना सदर। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि इस पे पेशिंगोई नहीं करें। हम जो अवाम के पास जो हक है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का, उनका जो हक है वोट, उसका एहतराम करें। ये जो पहले से कि कोई इसलिए आ गया कि वो लंदन से आएगा और उसको इक़्तिदार की मसनद पे बिठा दिया जाएगा, ये तासुर देना गलत है। आई थिंक लॉ शुड प्रिवेल एंड लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। ना हम देखें कि कहीं पर किसी को पॉइंट वेल टेकन। बड़े अच्छे से आपने शहर समझाया है। दैट इज व्हाई आई रियली लाइक यू इन द पैनल। बड़े तरीके से आप अपना पॉइंट दे देती हैं। आगे पॉइंट मुझे आखिरी कमेंट प्लीज अलाउ करें ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से लेने के लिए। महमूद मौलवी साहब, मेरा सवाल जरा आपसे थोड़ा मुख्तलिफ है, बिकॉज डायरेक्टली मेरे ख्याल से आप ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। महमूद मौलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूं लग रहा है कि ना सुधरने का फैसला कर लिया है। यहां पर
जो जरताज गुल साहिबा उनको रिलीफ मिला नहीं, वहां पर अगले दिन ही देखा, अगले दिन के अगले घंटे देखा हैशटैग चल रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका मवाजना चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ। मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या ये ठीक है? क्या ये होना चाहिए? देखिए, ये बदकिस्मती है, ये मुल्क दुश्मनी है मैं कहूँगा। और देखें, इन चीज़ों को करेक्ट होना चाहिए। ये जो माइंडसेट को जो है बच्चों के, नौजवानों के माइंडसेट को डैमेज कर रहे हैं ये पीछे कुछ लोग फौज के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ, ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसे लोगों को जो, क्योंकि सजा नहीं मिलेगी ना, बिल्कुल अभी जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रहे थे कि देखिए, अगर आप सजा नहीं देंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही तो मेन वजह है कि हमारे मुल्क जो है तबाही की तरफ जा रहा है। जो कानून तोड़ रहा है उसको कोई सजा नहीं है। और जो है कानून दो किस्म का है, एक अमीर और ताकतवर के लिए और एक आम आदमी के लिए। तो जिस मुल्क में दो किस्म के कानून चलेंगे, आम आदमी के लिए अलग और ताकतवर और साहिब हैसियत के लिए अलग, तो फिर ये मुल्क जो है तबाही जाए होगा। और जो है लोग भी इसमें, मईशत भी तबाह होगी और आवाम भी जो है महंगाई की चक्की में पिसते ही रहेंगे। जब तक हम इन चीजों से नहीं निकलेंगे, ना ये मुल्क तरक्की कर सकेगा और ना आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी आपने बात की है, बड़ी क्लियर बात की है। मैं तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई वांट टू सी द बेस्ट पीपल इन द पार्लियामेंट। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि प्रोग्राम के अगले और आखिरी हिस्से में हम आपकी मुलाकात कराएंगे दुख्तर उस्मान डार, लाइबा डार से। उनका मौक़िफ़ सुनेंगे और उनसे कुछ पूछेंगे भी कि आखिर इतना शोर, इतना वावेला क्यों बरपा है। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे पास खुसूसी तौर पर बनी हुई हैं जी दुख्तर हैं उमर डार की। मेरे ख्याल से शायद ब्रेक पर जाने से पहले गलती से मैंने उस्मान डार साहब कह दिया। वो क्या करें, पूरी डार फैमिली आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। कभी वालदा, कभी उस्मान डार। अब उमर डार के हवाले से भी खबरें आ रही हैं क्योंकि उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, लेकिन वो कहाँ है, किधर है, किसी को नहीं पता। उनकी फैमिली का भी यही मौक़िफ़ है। एग्जैक्टली उनकी फैमिली का क्या मौक़िफ़ है वो बताने के लिए लाइबा डार, जो बेटी हैं उमर डार की, वो मेरे साथ मौजूद हैं। लाइबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आई एम श्योर आपके लिए मुश्किल वक्त होगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप पहले ये बताएं कि इशू क्या है। उमर डार, जहां तक हम मीडिया वालों को पता है, काफ़ी अरसे से पुलिस को दरकार थे। ही वॉज वॉन्टेड, पुलिस वॉज लुकिंग फॉर हिम। बल्कि आपकी जो मेरे ख्याल से दादी लगी, जो रिहाना डार साहिबा हैं, उनके साथ जब वो वाकया पेश आया जिसके बारे में हम सब लोगों ने प्रोग्राम किया, वो इसी का तसलसल था क्योंकि तलाश उमर डार की जा रही थी। तो अब मसला क्या है? अगर अब पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है, आपको पता है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो आपकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है? अस्सलाम वालेकुम विनेश, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया इस इशू पर बात करने के लिए। एंड मूविंग ऑन, इशू की बात जहाँ तक आप कर रही हैं वो ये है कि 29 दिसंबर से, ठीक है, दैट्स अबाउट 5 to 6 days, मेरे बाबा को आपने यहाँ पे अरेस्ट का वर्ड यूज़ किया। उनको इश्तिहारी मुल्जिम कह के डीपीओ हसन सियालकोट ने ज़रूर बुलाया था, लेकिन उनको अगवा किया गया है। दैट्स अबडक्शन, दैट्स नॉट अरेस्ट, क्योंकि हमें उनके वेयर अबाउट्स का अभी तक नहीं पता, हमें नहीं पता वो किधर हैं, वो कैसे हैं। सो दैट्स अबडक्शन जो कि की गई है। और जो 19 दिसंबर को मेरे घर पे रेड पड़ी थी, उसका एक्सक्यूज दिया गया था, एक पेटी एक्सक्यूज दिया था डीपीओ हसन ने कि वो इश्तिहारी मुल्जिम उमर डार के लिए। और जब उन्हें पकड़ लिया गया तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे एज अ फैमिली के जिन जाली मुकदमात की वो बात कर रहे थे, मे बी उसमें उन्होंने किया, उन्हें अरेस्ट और अभी प्रेजेंट कर देंगे कोर्ट में। लेकिन 5 से 6 दिन हो गया, उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता, उनकी फैमिली को नहीं पता वो किधर है, कोई राब्ता नहीं है। तो उन्होंने अगवा किया पंजाब पुलिस ने। लेकिन अगर उमर डार खुद से सरेंडर कर देते, 9 मई के बाद आपको पता है वो मतलूब थे, आप खुद भी बता रही हैं कि जो इससे पहले आपके घर पर जो धावा बोला गया, आप बकौल आप लोगों के, यानी पुलिस आई बकौल मेरे, वो जो पूरा एपिसोड हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि उमर डार की तलाश थी। अगर उमर डार साहब एक अच्छे खासे सियासतदान हैं, काफ़ी अरसे से सियासत में हैं, रियासत को समझते हैं, मिजाज को समझते हैं, पुलिस को समझते हैं, अगर वो खुद ही आकर के सरेंडर कर देते तो ना एब्डक्शन की जरूरत होती, या और इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया। मैं ये ऐड कर देती हूँ कि अगर कोई डर था या अगर कोई इस तरह का था कि जी कोई जान को खतरा हो सकता है, जिस तरह से उस्मान डार साहब ने किया, आपके चचा की मिसाल आपके सामने है, वो तरीका उमर डार ने क्यों नहीं अपनाया? तो आज आप इस सिचुएशन में नहीं होते, ना वो इस सिचुएशन में होते, ना आप होते।
अच्छा बिनिश, मैं यहाँ पे ना आप मेरे बाबा की अगर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की हुई है अपने इंटरव्यू में कि अगर हमें इंसाफ मिलेगा तो हम जरूर आ जाएंगे, खुद पेश होंगे। मेरे अब्बू मेरे बाबा के अल्फाज हैं कि हम खुद पेश हो जाएंगे, अदालतें इंसाफ दें। मुझे उनकी बेटी को, पूरे शहर सियालकोट को ये बात पता है कि उनको जाली मुकदमात के अंदर डाला गया है जो उनके ऊपर है। तो अगर अदालतें देंगी इंसाफ तो मेरे बाबा जरूर पेश हो जाते, लेकिन अदालतों ने इंसाफ किसको दिए इतने महीनों में? लाइबा, आपको जरताज गुल का पता है? जरताज गुल पीटीआई के एक बहुत फेस हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कल उनका, मैं अप्रिशिएट करती हूँ वाकई में जो जस्टिस इब्राहिम है, मैं जरूर करती हूँ कि उनको जो कल उन्होंने किया उनके उस पे मैंने देखा है। लेकिन मैम मेरे बाबा अगवा, ये कल के वाकया ना, मेरे बाबा के ऊपर जो मुकदमात थे, जो सब पे थे, वो कोई इंसाफ नहीं अदालतें दे रही। पाकिस्तान लॉलेस है इस टाइम, ये बात सबको पता है। जरताज गुल का लाइबा मैंने इसीलिए आपसे पूछा, मैं खैर जाहिर सी बात है आपकी सिचुएशन और आपकी उम्र का भी लिहाज कर रही हूँ। अब जाहिर बात है आप एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं तो आपको फेस तो करना पड़ेगा, मेरे सवालात भी फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जरताज गुल का मैंने इसीलिए आपसे जिक्र किया क्योंकि जरताज गुल को अदालत ने रिलीफ दिया। उस्मान डार की एग्जाम्पल आपके सामने है। उस्मान डार साहब ने जब कंफर्टेबल महसूस किया, जब उनको लगा कि अब उनको भी रिलीफ मिलेगा या उनके साथ एक इंसाफ होगा, वो गए कामरान शाहिद के शो पर, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद हमने उनकी वालदा को भी देखा। तो कहीं ना कहीं तो आपको उम्मीद और फेथ रखना पड़ेगा। आपको ये नहीं लगता है कि आपके बाबा से यानी उमर डार से कहीं ना कहीं मामले को हैंडल करने में कुछ मुश्किल हो गई है, वो ज्यादा डर गए? नहीं, मैं आपसे अगर ऑनेस्ट बात कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो डर गए। और जहां तक आप मेरे चाचू की भी बात कर रही हैं मैम, मेरी दादों ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया, उन्होंने बता दिया उस इंटरव्यू के बारे में। और मेरी फैमिली की, अगर मैं, अब आपने मेरे चचा की बात की ही है इस इंटरव्यू में और मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे चाचू ने भी पूरे सैक्रिफाइसेस के बाद ही उनके साथ जो हुआ उनके ऊपर जो पुलिस ने इतने महीने हमारी फैमिली ने फेस किया, वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। हमारी प्रॉपर्टी सील कर दी गई। मेरे घर पे 9 मई को आके जो इन्होंने वायलेंस की, जो क्या नाम है, आके मेरा घर तोड़ा, मेरे घर की हवा तीन के साथ जो इन्होंने किया, और उसके बाद ये सब हुआ, उसके बाद जाके मेरे चाचू ने दिया जो भी उन्होंने बयान दिया, वो भी पूरे मुल्क के सामने है। ठीक है, ठीक है। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं जिस तरह से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन इदारे यही हैं, पुलिस यही है, यही सिस्टम है, इसी से इंसाफ मिलना है और यही से रिलीफ मिलता भी है। अभी आप ही के पार्टी के पीटीआई के बहुत से लोगों को रिलीफ मिला भी है, लेकिन मैं आपसे फिर भी ये जानना चाहूंगी कि अब आपका असल में मुतालबा क्या है? आपको गिरफ्तारी से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ ये है कि मिलने दिया जाए अपने वालिद से। क्या जो आपके वालिद साहब के वकील हैं उमर डार के, क्या उनका कोई राब्ता हो रहा है? कोई कहीं से पता चल रहा है कि उमर डार हैं किधर? नहीं बिनिश, हमारा कोई राब्ता नहीं है मेरे बाबा से। और जहां तक आप बात कर रही हैं मुतालबे की, तो जी मेरा भी यही मुतालबा है, मेरी पूरी फैमिली का यही मुतालबा है कि आप उनको सामने तो लाएं, आप उनको पेश तो करें अदालत में, उन्हें उनके मुकदमात लड़ने का मौका दें, उनको उनके दिफा का मौका दें। ये कोई निज़ाम है इस मुल्क का कि आप आते हैं और आप किसी को अगवा कर लेते हैं, उनकी फैमिलीज को कहीं कहीं अरसा ये नहीं पता होता कि वो किधर हैं, उनके घर पे बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं। और हम लोग भी फ्रैंकली हम लोग भी इंसान ही हैं। ये कोई भी डिजर्व नहीं करता कि आप आए, उन्हें अगवा कर लें और किसी को पता ही ना हो वो किधर है। तो आपको कैसे पता कि उनको अगवा किया गया? आपको किसने बताया? आपकी आंखों के सामने हुआ? नहीं, मैं उधर मौजूद नहीं थी और मुझे इसलिए पता है कि उनको अगवा किया गया और इसमें पंजाब पुलिस है जिसने अगवा किया है, क्योंकि अबडक्शन तब होता, अगर अरेस्ट होता ना तो अभी तक उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया होता। मैं खुद हियरिंग्स पे जा रही हूँ, मेरी दादो जा रही हैं, उनको अभी तक कोर्ट ने पेश नहीं किया। पंजाब पुलिस हमें ये कहती है हमें नहीं पता वो किधर है। ठीक है जी, उनको पेश होना चाहिए, अदालतों में पेश होना चाहिए और एज पर लॉ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लाइबा डार हमें ज्वाइन करने के लिए। आजकल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। देखते रहिए सीधी बात वीर सलीम के साथ।